बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें थोड़ी संजीदा किस्म की हैं। एक तो जिस फिल्म की बातें लोकेंद्र शर्मा आपको सुनाएंगे, वो फिल्म ही संजीदा है। वतन परस्ती के जज्बे से सराबोर होने के बावजूद ये एक तारीखी ट्रेजेडी की कहानी है। और दूसरे, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के इस दुनिया से रुखसत होने का ख्याल भी आज की बातों में बराबर बना हुआ है। दोस्तों, अगर हम बता दें कि आज जिक्र होगा फिल्म हकीकत का, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि हम चेतन आनंद की बात कर रहे हैं। चेतन आनंद देवानंद और विजय आनंद के बड़े भाई थे। 82 बरस तक इस दुनिया में रहने के बाद रविवार 5 जुलाई की सुबह जब दुनिया जागी, तो लोगों ने जाना कि चेतन आनंद सदा की नींद सो चुके हैं। चेतन आनंद पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे, लाहौर में पढ़े और बंबई उनकी कर्म भूमि बनी और यहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। 1940 में वो इतिहास के अध्यापक थे। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वो आईसीएस की कुर्सी सजाने का अरमान लेकर इंग्लैंड गए। साथ में उनके क्लास फेलो खुशवंत सिंह भी थे, मगर आईसीएस के इम्तिहान में दोनों फेल हो गए। शायद इसलिए कि होनी चेतन आनंद को फिल्म के मैदान में आजमाना और खुशवंत सिंह को पत्रकारिता के संसार में सजाना चाहती थी। चेतन आनंद बंबई चले आए। यहीं फणी मजूमदार ने इस घुंघराले बालों वाले नौजवान को 1944 में अपनी फिल्म राजकुमार में हीरो बना दिया। 1946 में चेतन आनंद ने नीचा नगर नाम की फिल्म बनाई, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुई। इसके बाद सन 1950 में उन्होंने अपने छोटे भाई देवानंद के लिए नवकेतन की स्थापना की और फिल्म अफसर का निर्माण किया। सन 1960 में चेतन आनंद ने अपनी फिल्म कंपनी बनाई, हिमालय फिल्म्स, और फिल्म अंजलि पर्दे पर आई। चेतन आनंद एक जिम्मेदार और वतन परस्त हिंदुस्तानी थे। उनकी यही फितरत फिल्म हकीकत को पर्दे की हकीकत बना पाई। आज इसी फिल्म को यानी हकीकत को लेकर बाइस्कोप की बातें सजाई गई हैं। ये बातें और जानकारियां हमारे लेखक अनवर निशात को मिली थीं स्वयं चेतन आनंद से, और ये बातें राजलक्ष्मी की मदद से आपको सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। तो आइए सुने बाइस्कोप की बातें। हकीकत यानी सच्चाई। कहावत है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। ये भी कहा जाता है कि कड़वी बातों को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन इतिहास को कैसे भुलाया जाए। इतिहास की घटनाएं चाहे कड़वी हों या मीठी, हमारा आज और हमारा आने वाला कल उन्हीं पर टिका हुआ है, और ये एक हकीकत है। इतिहास के सफ़ों पर मौजूद सन 1962 की एक हकीकत हर हिंदुस्तानी के दिल में एक टीस की तरह जिंदा है। ये हकीकत है उस संघर्ष की जिसकी खातिर भारत को अपने पड़ोसी चीन के साथ जूझना पड़ा। ये वो हकीकत है जिसकी वजह से पंचशील के पांव लड़खड़ा गए, जिसके कारण शांति के मसीहा जवाहर का मन अशांत हो गया और वतन परस्ती के हजारों दीवाने सरहद पर
अपना जानो तन फिदा करके हमेशा के लिए अपने वतन से विदा हो गए। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बेशक जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं दोस्तों, लेकिन वतन पर जान देने की रुत रोज रोज नहीं आती। शायद इसीलिए फिल्म हकीकत का ये गीत जब जब सुनाई देता है तो सीधे दिल में उतर जाता है और वतन के जानिसारों की याद ताज़ा कर जाता है। इस गीत के साथ ही याद आती है इसके गायक मोहम्मद रफ़ी की, इसके संगीतकार मदन मोहन की और फिल्म हकीकत के निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की। चेतन आनंद, जिन्होंने कई बामकसद और यादगार फिल्में दी और लगभग 5 दशक तक हिंदुस्तानी फिल्म जगत से वे जुड़े रहे। हकीकत चेतन आनंद की सिल्वर जुबली फिल्म है और इसे सन 1964 की बेहतरीन हिंदी फिल्म का राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। चेतन आनंद के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उनका कोई उस्ताद नहीं था। डायरेक्टर बनने से पहले उन्होंने किसी से डायरेक्शन की ट्रेनिंग नहीं ली थी। फिल्मों में आने से पहले वे देहरादून के एक स्कूल में टीचर थे। बहैसियत डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी नीचा नगर, जो सन 1946 में बनी थी। मोहन सहगल और रमेश सहगल इस फिल्म में उनके असिस्टेंट थे और कामिनी कौशल पहली बार हीरोइन बनकर आई थीं। रफीक अनवर नाम का नौजवान फिल्म नीचा नगर का हीरो था और पहली बार पंडित रविशंकर ने एक फिल्म के लिए संगीत दिया था नीचा नगर में। रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की की कहानी द लोअर डेप्थ पर बनी इस फिल्म को हयातुल्ला अंसारी ने लिखा था और फिल्म नीचा नगर को फ्रांस के कान्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी दिया गया था। चेतन आनंद की दूसरी काबिले जिक्र फिल्मों में टैक्सी ड्राइवर, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, आंधियां, आखिरी खत, हंसते जख्म, कुदरत, जानेमन और हाथ की लकीरें शामिल हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं इनमें से 2 फिल्मों का जिक्र खास तौर पर करना चाहूंगा। एक तो है आखिरी खत और दूसरी हीर रांझा। आखिरी खत पहली फिल्म है जिसमें संसार का सबसे कम उम्र का हीरो पर्दे पर आया। जी हां, फिल्म का हीरो था कुल 1.5 बरस का बच्चा बंटी। ये फिल्म इसी बच्चे के बंबई जैसे शहर में गुम हो जाने की मर्मस्पर्शी कहानी थी। दूसरी फिल्म हीर रांझा भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके संवाद भी गीत की शक्ल में थे। एक तरह से जैसे गीति नाट्य अथवा संगीत नाटक यानी ओपेरा होते हैं, उसी धर्म की थी चेतन आनंद की फिल्म हीर रांझा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। इन 2 फिल्मों का खास जिक्र करने की वजह यह है कि मैं चेतन आनंद की एक्सपेरिमेंट करने की सलाहियत की बात करना चाहता हूं। चेतन आनंद में एक फिल्मकार पूरी तरह जीवंत था और यही कारण है कि वे सेलुलाइड की कला में नए नए प्रयोग करने वाली सोच रखते थे।
जाहिर है चेतन आनंद जैसा फिल्मकार ही हिंदुस्तान और चीन के संघर्ष की सच्चाई बयान करने वाली फिल्म हकीकत बना सकता था। यहाँ इस बात का जिक्र भी कर दें कि हकीकत की कामयाबी और मकबूलियत से चेतन आनंद को यह हौसला मिला कि उन्होंने बांग्लादेश की जंग पर फिल्म हिंदुस्तान की कसम भी डायरेक्ट की। खैर, हम बात कर रहे थे फिल्म हकीकत की। हकीकत 1 जनवरी सन 1965 को रिलीज हुई थी। चेतन आनंद इस फिल्म को अफसानवी अंदाज में बनाई गई ऐतिहासिक फिल्म कहा करते थे। हकीकत में 1962 में भारत और चीन के संघर्ष के दौरान पेश आने वाले वाकयात के साथ साथ वतन के जानिसारों के दर्द और प्यार के अफसाने भी शामिल हैं। तभी तो जरा सी आहट होती है और दिल सोचने लगता है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। अफसानवी अंदाज में कही जाने वाली इस ऐतिहासिक फिल्म के बनाने का भी एक इतिहास है। हुआ यूं कि जब 1962 के जुलाई महीने में अचानक चीन ने हिंदुस्तानी सरहदों पर हमला किया तो हिंदुस्तान के शांति दूत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिल पर ही चोट नहीं लगी, बल्कि हर हिंदुस्तानी तड़प उठा। सारे देश में वतन परस्ती की लहर दौड़ गई। देश की सुरक्षा के लिए फौजी दफ्तरों के सामने नौजवानों की कतारें लग गईं। अस्पतालों में खून देने वालों की भीड़ जमा होने लगी। शहर शहर, गांव गांव चंदा इकट्ठा करने वालों के जुलूस निकले। माताओं, बहनों और बेटियों ने अपने जेवरात निछावर कर दिए। हिंदुस्तानी फिल्म जगत ने भी जुलूस निकाला और बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा किया। इन्हीं हालात में चेतन आनंद ने सोचा कि बात सिर्फ चंदा देने से नहीं बनेगी, उन्हें कुछ और भी करना होगा। चेतन आनंद ने फैसला किया कि वो चीनी हमले पर एक यादगार फिल्म बनाएंगे और सारी हकीकत दुनिया के सामने पेश करेंगे। फैसला तो कर लिया, मगर पहले ही मरहले पर चेतन आनंद को सख्त मायूसी हुई। बंबई के किसी भी फाइनेंसर ने इस तरह की फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसे घाटे का सौदा करार देते हुए वे साफ टाल गए। लेकिन चेतन आनंद इतनी जल्दी हौसला हारने वालों में नहीं थे। वे इसी जोड़ तोड़ में लगे हुए थे कि उन्हें चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में इत्तेफाक से उनकी मुलाकात पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों से हुई। सरदार कैरों ने पूछा, बंबई में क्या करते हो? चेतन आनंद ने कहा, फिल्में बनाता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री नाराज हो गए। बोले, हमारे बेटे सरहदों पर जान दे रहे हैं और तू नाच गाने की फिल्में बना रहा है। चेतन आनंद ने कहा, देश के इन बहादुर सपूतों पर भी मैं फिल्म बनाना तो चाहता हूं, लेकिन पूंजी नहीं है। सरदार कैरों ने कहा, यह बात है, 10-15 दिन बाद मिलना, हो जाएगा बंदोबस्त। यह सुनते ही चेतन आनंद के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने इन 10-15 दिनों में घूम घूम कर जरूरी मालूमात और कहानी का मसौदा इकट्ठा किया। कई फौजियों के
घर वालों से मिले, उनके सुख दुख जाने, फौजी कैंपों और छावनियों में फौजी अफसरों से मुलाकातें की, फौजी अस्पतालों में जख्मी जवानों से मिले और उनके वतन परस्ती के जज्बों से सरशार जिंदगी और मौत की आंख मिचौली के दर्दनाक वाकयात सुने। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और यूं जब चेतन आनंद दोबारा सरदार कैरों से मिले तो उनके दिलो दिमाग में लद्दाखी महाज़े जंग के वाकयात और हालात पर मबनी फिल्म हकीकत की कहानी का भरपूर खाका बन चुका था। उन्होंने जब सरदार कैरों को दिसंबर 1962 की एक सर्द रात में ये खाका जज्बाती अंदाज में सुनाया तो सरदार कैरों की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, कितनी रकम चाहिए? चेतन आनंद ने कहा, 10 लाख। उस जमाने में 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। सरदार जी बोले, मिल जाएंगे, लेकिन मुझे फिल्म जबरदस्त चाहिए। नफा तेरा, नुकसान मेरा। चेतन आनंद ने वादा किया, ऐसा ही होगा। फिर दूसरे दिन सरदार कैरों ने पंजाब नेशनल बैंक से पंजाब सरकार की जमानत पर उन्हें 10 लाख रुपए दिलवा दिए। चेतन आनंद बंबई लौटे और फिल्म साजी की तैयारियों में जुट गए। फिल्म की फाइनल कास्टिंग कुछ यूं बनी: बलराज साहनी, धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, इंद्राणी मुखर्जी, विजय आनंद, सुधीर, संजय खान, जगदेव भांबरी, अचला सचदेव, सुलोचना, गुलाब, वी गोपाल, राजदीप, मैक मोहन और जयंत। कास्टिंग पूरी हुई तो मरहला आया शूटिंग का। जैसा कि हम बता चुके हैं, फिल्म हकीकत में लद्दाख के महाज़े जंग पर पेश आने वाले वाकयात दिखाए गए हैं। इसलिए चेतन आनंद फिल्म की शूटिंग लद्दाख में ही करना चाहते थे, लेकिन यह बात इतनी सरल नहीं थी। इसके लिए सरकार से इजाजतनामा और फौज का पूरा सहयोग हासिल करना जरूरी था। उन दिनों श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की गवर्नर थीं। चेतन आनंद ने सबसे पहले उनसे बात की। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली भेजा। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने चेतन आनंद की बात सुनी, उनके जज्बे को सराहा और रक्षा मंत्रालय को फोन किया। चेतन आनंद रक्षा मंत्रालय पहुंचे तो उन्होंने लद्दाख के बजाय विंध्याचल में शूटिंग करने की सलाह दी। चेतन आनंद एक बार फिर नेहरू जी से मिले। नेहरू जी ने एक बार फिर रक्षा मंत्रालय की घंटी बजाई और तब जाकर लद्दाख में शूटिंग का इजाजतनामा मिला। और यूं सन 1963 में लद्दाख के वीरान पथरीले पहाड़ी इलाकों में फिल्म हकीकत की शूटिंग का आगाज हुआ। हेलो सर यार, टेक इट इजी बॉय। ये लद्दाख है, लद्दाख। यस सर। माना कि तुम्हें दौड़ने का बड़ा शौक है, लेकिन यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है, बड़ी जल्दी दम फूल जाता है। जरा एहतियात से हैं। आओ। तुम श्रीनगर से आए हो, मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। तुम हवाई जहाज से आए और मैं अपनी जीप से जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं सर? हाँ भैया, अपनी तो छुट्टी शुरू हो गई। मैं तो बस इसी इंतजार में था कि तुम आओ और तुम्हें अपने सीओ से मिला दूं, उसके बाद श्रीनगर के लिए रवाना हो जाऊं। वहाँ हमारा इंतजार हो रहा है। आप जा रहे हैं सर? मेजर प्रताप यानी विजय आनंद दिल में खुशी के मचलते हुए जज्बात लिए अपने घर की तरफ चल पड़े।
मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। प्यार बहलता नहीं बहलाने से, प्यार बहलता नहीं बहलाने से, लो मैं चमन को चला वीराने से। शम्मा है कब से जुदा परवाने से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से। दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मेजर प्रताप के होठों पर दिल के तराने थे और इधर कप्तान बहादुर सिंह यानी धर्मेंद्र अपनी लद्दाखी महबूबा अमू यानी प्रिया राजवंश से पूछ रहे थे, क्या सोच रही हो? नहीं बताओगी? चलो नासी, मैं बताता हूं मैं क्या सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं ये सोनामर्ग की वादी कितनी खूबसूरत है, और सोच रहा हूं इसकी सारी खूबसूरती तुम्हारी आंखों में उतर आई है। कल तुम चली जाओगी और ये वादी भी उजड़ जाएगी, क्योंकि इसकी सारी खूबसूरती तो तुम समेट कर ले जाओगी। और फिर मेरी आंखें इस जंगल, बर्फ और पहाड़ पर तुम्हें खोजती फिरेंगी। अब तो बता दो तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही, आओ घर चले, माँ बुला रही है, चलो। ये लड़का अमू का छोटा भाई सोनम था। सोनम और कप्तान की दोस्ती बड़ी पक्की थी, इसलिए जब सोनम ने अपनी माँ और बहन के साथ लोमायू जाना चाहा तो कप्तान बहादुर सिंह ने मेजर रंजीत सिंह यानी बलराज साहनी की जीप रोक ली। हेलो फादर, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज इट? सर, मैंने आपसे जिक्र किया था ना, एक छोटा सा बच्चा आपके साथ लामायूर तक जाना चाहे। ओह यस यस यस। कहाँ है वो? सर, वो सामने उनका घर है सर, वो आ रहा है सर। ओह देयर? यस सर। ओह दैट्स। आसिम जोरिया। सर, वो माँ के बगैर कैसे जाएगा? और माँ बहुत बूढ़ी है। ओह माँ भी है? सर, बात यह है कि लड़के की बहन बहुत बीमार है, दोनों माँ बेटी घोड़ों पर जा रही हैं। मैंने कहा हमारे मेजर साहब बड़े रहमदिल आदमी हैं, वो ले जाएंगे। देखो फादर, मैं जीप में जा रहा हूँ, ट्रक में नहीं, और तुम सारा मुंबई मेरे साथ भेजने चाहते हो। सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बगैर पूछे कमिटमेंट कर बैठा सर। बहुत बीमार है सर। ओके, थैंक यू सर। बहुत बीमार है। अच्छी बात है बहादुर, तुम्हारे लिए ये भी कर देंगे। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। जीप चल पड़ी तो मेजर साहब ने मुस्कुराते हुए खूबसूरत अमू पर नजर डाली और सोनम से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सोनम। और ये तुम्हारी बहन है? जी। तुम्हारा क्या नाम है? अम्मू। अंगमो, बहुत अच्छा नाम है। तुम लोग लद्दाखी हो? जी, और माँ कश्मीरी है। मैं कश्मीरन हूँ, इनके बाप लद्दाखी हैं। रास्ते में अमू ने एक मंदिर के पास जीप रुकवाई, भगवान को नमस्कार किया और दोबारा जीप में सवार हो गई। मेजर साहब ने उसका खिला खिला चेहरा देखा तो मुस्कुराए, कुछ कहना चाहा कि तभी मंजिल आ गई। क्या बात है, जब से मंदिर में नमस्कार किया तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो। भगवान की माया है। अच्छा,
लामायूं। बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपकी मेहरबानी से मुझे इतनी शानदार जगह देखने को मिल गई। मेजर साहब अमू के बारे में सोचते हुए चले गए। इतने में कप्तान बहादुर अपनी जीप में आन पहुंचा। अमू और सोनम खुश हो गए। कप्तान ने सोनम को जीप में पानी डालने भेजा और अमू से अपने दिल की बातें करने लगा। तुम लद्दाख आई, किस्मत मुझे भी लद्दाख ले आई। तुम्हें मालूम है क्यों? मुझे भी मालूम नहीं। हो सकता है किस्मत में लिखा हो जहां तुम रहो वहां मैं भी रहूं, तुम्हारे पास। हो सकता है मैं फौज में इसीलिए भर्ती हुआ कि यहां तुम्हारे पास आ सकूं। हो सकता है इसीलिए जन्म लिया हो कि पिछले जन्म का साथ बिछड़ गया हो, जो अब पूरा होगा। अब तो दिल बार बार यही कहता है, तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे पास रहूं। हो सकता है मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं और किस्मत तुम्हें फिर मेरे पास ले आए और तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुम कहां से आए हो और कहां चले जाओगे मुझे मालूम नहीं। तुम्हारा यकीन करूं या न करूं मुझे मालूम नहीं, पर दिल कहता है कि जब तुम पास हो तो और कुछ नहीं, कोई नहीं चाहिए। उस दिन रास्ते में मैंने भगवान से मांगा था कि आपसे फिर मिल सकूं। जो मांगा सो मिल गया। कल फिर जाऊंगी और कहूंगी कि अगर जिंदगी है तो तुमसे जुदा न हो, और अगर मौत हो तो तुमसे जुदा होने से पहले। कप्तान बहादुर और अम्मू प्यार के सपने सजा रहे थे कि इसी समय फौजी हुक्म आ गया। फादर। यस सर। तुम कल सवेरे रवाना हो जाओ। यस सर। चौकी नंबर 3 कमांड करो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुमसे 5 मील दूर चौकी नंबर 1। वेरी गुड सर। ओके, वेरी गुड। दूसरे दिन जब अमू अपने भाई सोनम के साथ कप्तान बहादुर से मिलने आई तो उसका सामना मेजर साहब से हो गया। आप लोग ले कब आए? 3-4 दिन हो गए। आप कहाँ जा रहे हो मेजर साहब? मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। और मेरा दोस्त बहादुर? वो भी मेरे साथ है। प्यार की इन आहटों का एहसास अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि महाज़े जंग की हवाओं में चीनी नारे गूंजने लगे। चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई, यह जमीन हमारा है, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। लो भाई, यहाँ तो फिर से रिश्तेदारी का ऐलान हो रहा है। ज्यादा ही जोर से हो रहा है। हर वक्त हिंदी चीनी भाई 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 भाई, नाक में दम कर दिया है। कहाँ ड्यूटी लगा दी सरकार ने। इस जंगी फिजा में भी एक फौजी जवान रामदीन यानी सुधीर अपनी रूठी हुई मंगेतर के खत का इंतजार कर रहा था। कई खत लिख चुका हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, शर्तें लगाते हैं। कम से कम एक लफ्ज तो लिख दो। यूं ही तुम्हें कोस रहा हूँ, शायद अगली डाक से तुम्हारा खत आ ही जाए। देख रामदीन कैसा भागा जा रहा है। बता आज इसकी चिट्ठी आएगी या नहीं? अबे 6 हफ्ते से नहीं आई है, आज जरूर आएगी। आएगी? हाँ, अम्मा कहता हूँ नहीं आएगी। उसका खत नहीं आया तो रामदीन का दिल तड़प उठा। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको।
कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुलाएगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। इधर फिर एक बार चीनी चौकी से नारे गूंजने लगे। इन नारों की गूंज से हिंदुस्तानी फौजी आपस में ही उलझ पड़े। लो, फिर शुरू हो गए। क्या सुबह, क्या शाम, क्या रात, एक दिन खाली नहीं जाता। यार यहाँ तो रहना मुश्किल हो गया। तुमने कभी सुना हिंदुस्तान ने किसी दूसरे मुल्क पे हमला किया हो? नहीं सर। हमारे इतिहास में कुछ सिकंदर पैदा हुआ, कोई तैमूर, चंगेज खान? क्या हिंदुस्तानी फौज ने आगे बढ़कर किसी की धरती पे कब्जा किया? तो क्या आज हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर किसी दूसरे देश के बंजर और पथरीले इलाकों पे कब्जा करेंगे? जब हमारी फौजें कांगो और कोरिया भेजी गई तो हमारे नेताओं ने कहा था, तुम शांति सेना हो, देश की लाज रखना। मेजर साहब ने पल भर के लिए सांस ली और फिर बोले, हमें हुक्म मिला है, गोली नहीं चलनी चाहिए, हम गोली नहीं चलाएंगे। मेजर साहब ने अपनी बात पूरी की ही थी कि चीनी फौजें आगे बढ़ने लगीं और हिंदुस्तानी गार्ड चिल्लाया, गार्ड होशियार! गार्ड होशियार! गार्ड होशियार! और फिर इसके साथ ही हमले का मुकाबला करने के लिए हमारे फौजियों ने मोर्चे संभाल लिए, लेकिन ऊपर से आया हुआ हुक्म बरकरार रहा कि गोली नहीं चलेगी। बार बार यकीन दिलाया जाता रहा कि हमारी हुकूमत की चीनी हुकूमत से बातचीत चल रही है, घेरा 2-4 दिन में हट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि लाल फौज के हजारों सिपाहियों ने हिंदुस्तानी चौकियों को चारों तरफ से घेर लिया, मोर्चों के नजदीक पहुंच गए और फिर एक साथ हमला कर दिया। इस तरफ से भाई भाई के नारे आते थे ना सर, वहां से गोलों की बारिश हो रही है, दुश्मन नजर नहीं आता सर। नैन सिंह, मुझे अफसोस है मैं इस वक्त तुम जवानों के साथ नहीं हूं। ये मेरी बदकिस्मती है नैन सिंह। फिक्र नहीं सर, हर जवान अपने मोर्चे पर डटा हुआ है। शाबाश नैन सिंह, शाबाश नैन सिंह। मैं भी तुमसे फिर बात करता हूं। ओवर, गेट मी हेडक्वार्टर्स क्विक। मेजर रंजीत सिंह ने ब्रिगेडियर साहब से बात की तो जवाब मिला, दुश्मन इस वक्त एक साथ कई चौकियों पर गोलाबारी कर रहा है, इसलिए एक चौकी से दूसरी चौकी पर मदद भेजना नामुमकिन है। जहां तक हो सके दुश्मन का मुकाबला करते रहो, और अगर मजबूरन चौकी छोड़नी पड़े तो पीछे हटकर दूसरे मोर्चे पर डट जाओ। ओवर। इधर ये जवाब मिला और उधर चौकी से खबर आई, ये तो हमला है सर, दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, सब तरफ से आ रहे हैं। 1000 से कम नहीं है सर, 1000 से ऊपर। तुम चौकी छोड़कर फौरन वहां से निकल आओ।
ओवर। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। हमने आपसे वादा किया था एक एक जवान 20-20 को लेकर मरेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर, हर जवान अपना वादा पूरा करेगा। नैन सिंह, तुम वहां से निकल आओ। सर, शायद अब हम दिवाली पर नहीं मिल सके। हमारी तरफ से सबसे कहना, दिवाली मुबारक। नैन सिंह, हेलो हेलो। नैन सिंह। और फिर भारतीय जवान बड़ी बेजिगरी से लड़े, सारे मैदान को दुश्मन की लाशों से पाट दिया। वो चले आ रहे हैं पहाड़ी के ऊपर से। केक को 20-20 लेने पड़ेंगे। 20-20 ही लियो प्यारे हो। गोलियां चलाते चलाते भारतीय जवानों के हाथ दर्द करने लगे, उंगलियां जख्मी हो गईं और फिर गोलियां खत्म हो गईं। बाहर से इमदाद के रास्ते बंद थे। मेजर प्रताप सिंह के सामने अब एक ही रास्ता था। उन्होंने चौकी छोड़ दी, लेकिन मेजर रंजीत सिंह ने चीनियों के हमले को पूरी तरह नाकाम बना दिया। शाबाश, फतेह मुबारक हो, बहादुरी मुबारक हो। थैंक यू सर। लेकिन मैं तुम्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन सर, हमारा एक एक जवान उनके 20-20 के बराबर है, ये साबित हो चुका है। हमें काउंटर अटैक करने की इजाजत दी जाए, हम चौकी नंबर 1 को वापस ले सकते हैं। मुझे यकीन है सर। अभी खबर मिली है कि दुश्मन चारों तरफ से तुम्हारे नजदीक बढ़ रहा है। वो 2000 के करीब है। तुम जल्दी वहां से निकल आओ। सर, बहादुर के पास सिर्फ 2-4 जवान हैं। मैं उसे कैसे दुश्मन के हवाले कर जाऊं? एक आदमी की खातिर इतनी जानें खतरे में नहीं डाली जा सकती। टाइगर, तुम जल्दी निकल आओ, नहीं तो तबाह हो जाओगे। और वहां से निकलने का अब सिर्फ एक ही जरिया रह गया है, तुम्हारी पहाड़ी के पीछे। तुम जानते हो, जल्दी निकलो, ये मेरा हुक्म है। मेजर रंजीत सिंह ने भी अपने साथियों के साथ चौकी छोड़ दी, मगर कप्तान बहादुर सिंह दुश्मनों से घिरे रह गए। उधर मेजर प्रताप और उनके साथी वीरान पहाड़ों में भटक गए और चलते चलते थक कर चूर हो गए। तुम थक गए हो वीर सिंह, आराम कर लो। सभी 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, सब थक रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम लोगों को मैंने खाना पका पका कर इसलिए खिलाया कि 2 रोज में थक जाओ। थकन की कौन बात करता है? भूख प्यास की किसको शिकायत है? मैं तुम लोगों से पूछता हूं और चिल्ला चिल्ला के पूछता हूं कि हम लोग यूं बुज़दिलों की तरह वापस क्यों चले जा रहे हैं? यूं जो मर रहे हैं वही जंग में डट कर क्यों नहीं मर गए? बताओ हुक्म सिंह, ये मौत अच्छी कि वो मौत अच्छी? देखा, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जवाब आया और मेजर प्रताप ने वीर सिंह से पूछा, क्या तुम बुज़दिली से लड़े? नहीं। क्या हमारा एक एक जवान दुश्मन के 50-50 आदमियों को मारकर नहीं मरा? सर, क्या ये सच नहीं है कि गोलियां चलाते चलाते हमारे हाथ सुन पड़ गए, फिर भी हम रुके नहीं, यहां तक कि गोलियां खत्म हो गई? जी। तो गोलियां खत्म होने पर दुश्मन के हाथ से मरना ठीक नहीं था? सर, तुम सब तजर्बेकार सिपाही हो, दुश्मन की चालें भी समझते हो। देश को तुम्हारी जरूरत है। दुश्मन को मारते मारते अपनी जान की हिफाजत करना बुज़दिली नहीं है। तुम में से कोई अपने हथियार फेंक कर नहीं भागा। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई साथियों, अभी तो शुरू हुई है। हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है और इस धरती पर से दुश्मन को बाहर निकालना है। और उधर भूखे प्यासे भटकते हुए मेजर रंजीत सिंह को बिगड़े हुए वायरलेस सेट पर आने वाली एक तरफा खबर से यह पता चला कि हेडक्वार्टर उन्हें और उनके साथियों को मुर्दा समझ रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम मर चुके हैं, इन पहाड़ों में जिंदा दफन हो चुके हैं। कोई हमें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करे। इन जवानों के घरों में खबरें भेजी जाएंगी कि ये इस अनहोनी पर सबके दिल तड़प उठे। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। जवानों के दिल टूट चुके थे, वो जिंदा रहने का मकसद खो चुके थे। भूख, प्यास, थकान और मायूसी ने उनकी सारी ताकत छीन ली थी। लेकिन मेजर रंजीत ने बड़े जोश के साथ उनकी मुर्दा उम्मीदों को जगाया, उनके हौसलों को ललकारा कि जिस्म उस वक्त तक जवाब नहीं दे सकता जब तक उसके अंदर हिम्मत की चिंगारी मौजूद है। वो चल पड़े तो दूसरे भी उनके पीछे चल पड़े और एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंच गए। क्या है? कुछ जख्मी पहुंच गया है। अरे उनके लिए मदद चाहिए, उनके लिए क्या इंतजाम करना चाहिए। मैं भी उनको पता करके आता हूँ। अरे हाँ, शायद उनमें कैप्टन बहादुर सिंह भी हो। जूले, जूले, नहीं नहीं उठिए मत। ठीक है। तुम लोग यहाँ कैसे? यहाँ फोबरांग में भी हमारा घर है। आपको बताया था ना, याद नहीं, जब हम जीप में आ रहे थे। लेकिन इस वक्त यहाँ कैसे आए? पता लगा कुछ फौजी लड़ाई से वापस आए हैं और सोचा शायद हमारे कप्तान बहादुर सिंह भी हो। आप ही के साथ थे ना? बहादुर मर चुका है। झूठ है, बहादुर को कोई नहीं मार सकता। ये झूठ बोलता है। खबरदार फिर कभी कहा। सोनम चीखता रह गया और अम्मू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिनके दम से जगमग जगमग करती थी रातें, करती थी रातें, चोरी चोरी हो जाती थी मन से मन की बातें, मन से मन की बातें। छोड़ चले वो घर में अमावस ज्योति लेकर साथ चले, आई अब की साल दीवानी। लेकिन सोनम का विश्वास सच्चा था। कप्तान बहादुर सिंह जिंदा थे। हाँ हाँ, मैं कैप्टन बहादुर सिंह के बारे में कह रहा हूँ। ओह यस, हाँ वो जिंदा है। सर मैसेज आया है, कैप्टन बहादुर सिंह जिंदा है सर। हेलो, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। बोलो टाइगर, ओवर। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। शुक्रिया। मुझे अफसोस है मैंने गलती से आपको वो मनहूस खबर सुनाई थी। बहादुर फोबरांग चौकी नंबर 3 सही सलामत पहुंच गया है सर। वेरी गुड न्यूज सर। इसी दौरान जब यह खबर आई कि दुश्मन के 200 सिपाही मेजर रंजीत के कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ब्रिगेडियर बाप ने अपने फर्ज की खातिर अपने बेटे बहादुर को उनका मुकाबला करने का हुक्म दिया। अम्मू और सोनम मेजर रंजीत का खत लेकर उस मोर्चे की तरफ बढ़े तो एक जगह फंस गए। दोनों की जान में खतरा है। हाँ तुम ले जाओ। मैं अकेला जाऊँ? हाँ हाँ। बहादुर ने तगमा क्यों दिया था? अब बताओ कि बहादुर हो के पूछते। और तुम? मैं यहाँ रुकती हूँ ताकि दुश्मन का ध्यान तुम्हारी तरफ न जाए। जाओ, घुटनों के बल जाना, रेंगते रेंगते। सोनम, तुम यहाँ क्यों आए? क्यों आए यहाँ? सोनम, सोनम। रणवीर, आज वो ऑर्डर आया है जिसका हर फौजी को इंतजार रहता है। दोनों LMG और गोलियां साथ ले लो और मोर्चे पर। नहीं सोनम, तू बुज़दिल नहीं है, तू तो बहादुर है, मगर तुझे अपनी बहन की देखभाल करनी है। बहन ने तो मुझे यहाँ भेजा है, वो भी बुज़दिल नहीं है। वो मेरे साथ आ रही थी मगर रास्ते में चीनी मिल गए। अकेली छोड़ा है उसे। और क्या करता? चिट्ठी कौन लाता?
कहाँ है वो? पहाड़ी के पीछे। उसे अकेली क्यों छोड़ गए? गोली खत्म है। तुम उसी बंकर में वापस जाओ और गोली लेके आओ। चारों ने बड़ी बहादुरी के साथ इस हमले का मुकाबला किया और दुश्मन का सफाया करते हुए खुद भी वतन की आन पर शहीद हो गए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन परस्ती और जानिसारी का पैगाम देने वाली राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित फिल्म हकीकत ने अपनी रिलीज के साथ ही चारों तरफ धूम मचा दी थी। घर घर इस फिल्म के चर्चे थे और गली गली में इस फिल्म के गीत गूंज रहे थे। इंद्राणी मुखर्जी और जगदेव भामरी पर फिल्माया तो गया था, लेकिन चुस्त एडिटिंग के कारण यह गीत फिल्म हकीकत में शामिल नहीं हो सका। दिलकश गीत संगीत के अलावा फिल्म हकीकत की जबरदस्त कामयाबी में जहां उम्दा किरदार निगारी और अच्छे फिल्म स्क्रिप्ट का दखल था, वहीं फिल्म की फोटोग्राफी भी बेहद खूबसूरत थी। फिल्म हकीकत के कैमरामैन थे सदानंद सेनगुप्ता। फिल्म हकीकत में यूं तो हर अदाकार ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, लेकिन बलराज साहनी, धर्मेंद्र, जयंत और प्रिया राजवंश ने अपनी अदाकारी की गहरी छाप छोड़ी है। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी।
हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। चेतन आनंद को इस बात का बेहद अफसोस था कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों, जिनकी बदौलत फिल्म हकीकत बन सकी, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके नाम इस फिल्म को डेडिकेट किया गया था, दोनों ही फिल्म हकीकत को देख नहीं सके। नेहरू जी का अचानक 27 मई 1964 को देहांत हो गया और सरदार प्रताप सिंह कैरों कातिल की गोली का निशाना बन गए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्म हकीकत 1 जनवरी सन 1965 को रिलीज हुई थी। चेतन आनंद ने हकीकत की रिलीज से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर सन 1964 को दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए एक स्पेशल शो रखा। उस वक्त राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी आंखों की तकलीफ के कारण केवल 15 मिनट का वादा करके ही थिएटर में आए, लेकिन फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि पूरी फिल्म देखी और चेतन आनंद के काम को सराहा, उन्हें शाबाशी दी। फिल्म हकीकत के बारे में फिल्मी पंडितों की राय चाहे जो भी हो, उसे बड़ी वॉर फिल्म या आर्ट फिल्म शायद नहीं माना जाए, लेकिन चेतन आनंद की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। वो सारी दुनिया को चीनी हमले की सच्चाई बताना चाहते थे। वो हिंदुस्तानियों के दिलों में वतन परस्ती के जज्बे को जगाना चाहते थे। शहीद होने वाले हिंदुस्तानी जवानों को श्रद्धांजलि पेश करना चाहते थे, और अपनी इस कोशिश में चेतन आनंद बेशक कामयाब रहे। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी है। फिल्म हकीकत को बने कई बरस बीत चुके हैं, और जिस घटना पर यह फिल्म बनी थी वो भी इतिहास के सफ़ों में काफी पीछे छूट गई है। भारत और चीन के बीच जो तनाव हमने बरसों तक झेला, आज वो दोस्ती में ढलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हालात कितने ही बदल जाएं, फिल्म हकीकत की मकबूलियत नहीं बदलेगी। चेतन आनंद की फिल्म हकीकत हमेशा वतन परस्ती का जज्बा जगाने वाले जादू के रूप में याद की जाएगी। जंग से होने वाली तबाही और बर्बादी का जो दिल हिलाने वाला मंजर इस फिल्म ने पर्दे पर उतारा, वो बेशक अमन पसंद लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा। किसी भी समाज के लिए किसी भी मसले को हल करने का बाइस भला जंग कैसे हो सकता है? जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी तो भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आपके और हमारे आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है।
आज बाइस्कोप की बातें हमने सुनी फिल्म हकीकत को लेकर, और आज का ये कार्यक्रम समर्पित था इस फिल्म के निर्माता निर्देशक स्वर्गीय चेतन आनंद को। चेतन आनंद आज हमारे बीच नहीं है, ये दुनियावी हकीकत है, लेकिन फन की उम्र आदमी से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए इंसान भले ही चला जाए, उसका फन उसके बाद भी मौजूद रहता है। चेतन आनंद ने सन 1944 में फिल्मकार के रूप में जो सफर शुरू किया था, वो जिंदगी के आखिरी दिनों तक जारी रहा। 82 बरस की उम्र में भी वो एक फिल्म की योजना बना रहे थे। बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के तहत हम कोशिश करेंगे कि चेतन आनंद की और फिल्मों से भी आपका परिचय कराएं। और हाँ, आज फिल्म हकीकत की जो बातें आपने सुनी, उनके बारे में ये बता दूं कि इन बातों को समेटकर लाने वाले थे अनवर निशात, और खासियत ये कि अनवर निशात को ये सारी जानकारियां खुद चेतन आनंद से हासिल हुई थीं। इन जानकारियों को फिल्म हकीकत के साउंड ट्रैक के साथ सजाकर राजलक्ष्मी की मदद से आपको सुना रहे थे लोकेंद्र शर्मा। अब एक और फिल्म की बातें अगले हफ्ते। तब तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें फिर सुनिएगा पिटारे में अगले हफ्ते। यूं तो सातों दिन खुलता है पिटारा, मगर सिर्फ आज